मेरा नाम वर्षा है। हमारे घर में 30 साल की उम्र की नौकरानी काम किया करती थी। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी। उसका 4 साल का बेटा था जो अक्सर मेरे बेटे के पास आ जाता था। अजीब बात यह थी कि वो बच्चा मेरे बेटे को देखते ही पापा पापा कहना शुरू कर देता था। मैंने बच्चों की शरारत समझकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजान से चुभन महसूस होने लगी थी। ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? मेरे दिल में काफ़ी सारे सवाल जन्म लेने लगे थे। ये उसकी रोज़ की हरकत बन गई थी। जैसे ही मेरा 18 साल का बेटा रोहन स्कूल से घर आता तो वो खिलखिलाते हुए दौड़कर आता और उसे पापा कहता। वो मेरे बेटे को देखकर हंसता था और उसे लिपट जाता था, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से रिश्ते को पहचानना हो। मेरा बेटा पहले तो उसकी बातों पर हंसता था, कभी कभी उसे गोद में उठाता, उसके बाल भी खेड़ता, लेकिन वो कभी कुछ कहता नहीं था। मैं सब कुछ खामोशी से देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई अंदेशा दिल के अंदर धीमे धीमे हलचल कर रहा हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि शायद वह बच्चा किसी और को याद कर रहा है। बच्चे को कई बार फिल्म, कार्टून्स या कहानियों से शब्द पकड़ने का शौक होता है, मगर फिर मुझे नौकरानी की नज़रें याद आ जाती थीं, जो हर बार अपने बेटे के पापा कहने पर झुक जाती थीं और उसके चेहरे पर डर होता था। मैंने कई बार देखा था कि वो बच्चे को जल्दी से बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाती थीं। उसकी आंखों में जैसे आंसू आ जाते थे, मगर वो अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती थी। ऐसा नहीं था कि मैं गलतफहमी की शिकार थी, मगर माँ का दिल कुछ और कहता था। वो खामोशी से नजरें चुराना, वो बच्चे का लगातार बार बार पिता कहना, सब मिलकर एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करने लगे थे। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में होते थे और घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल सब मेरी थी। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि घर में सुकून रहे, हर रिश्ता अपनी जगह सलामत रहे, मगर अब मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई दिन गुजर गए थे, मगर वही नज़ारा रोज मेरे सामने आ जाया करता था। एक बार मैंने अपने बेटे से पूछने की कोशिश की कि वो बच्चा तुम्हें पापा क्यों कहता है, तो उसने हंसकर मेरी बात को टाल दिया और कहने लगा, मम्मी बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन वही बात मेरे दिल को लगती थी और दिल कहता था कि ये जवाब सच्चा नहीं है। एक दिन मैंने नौकरानी सविता को अलग से अपने कमरे में बुलाया और कहा कि सविता, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को पापा क्यों कहता है? उसने नजरें झुका लीं और कहने लगी कि मैडम जी, बच्चे तो पागल होते हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वो झूठ बोल रही थी। शायद उसे सच कहने से डर लगता था, या शायद वो किसी सच को छुपाने की कोशिश कर रही थी जिसके सामने आने से सब कुछ बदल सकता था। उस दिन के बाद मैंने उस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसके हर शब्दों पर, हर हरकत पर मेरी नज़र थी और सब कुछ धीरे धीरे मेरे सामने आ गया था। अब मुझे अंदाज़ा हो चला था कि बात कोई मामूली नहीं है। मेरे दिल में एक भारी भरकम एहसास जम गया था, जैसे एक तूफान आने वाला है और सिर्फ मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ अकेली। एक दिन दोपहर में जब मैं किचन में थी, नौकरानी का बेटा मोनू दौड़ता हुआ आया और मेरे बेटे के गले लगकर जोर से कहने लगा कि पापा। मैं ये सुनकर दंग रह गई थी। मेरा हाथ कांपने लगा और चम्मच जमीन पर गिर गया था। जैसे ही मैंने नौकरानी की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था, आंखों में डर था। वो फौरन अपनी बच्ची को लेकर कमरे में चली गई थी। मेरे दिमाग में हलचल मच गई कि कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। क्या मेरा शक सच होने जा रहा है? किचन में खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे थे। मैं कुछ लम्हे को वैसे ही पत्थर बनी खड़ी रही। धड़कनें तेज हो रही थीं, शरीर में जैसे खून रुक गया हो। इस नज़ारे ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़कर रख दिया था। वो पापा की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने किचन से बाहर निकलकर दरवाजे के पीछे से झांका तो नौकरानी अपने बेटे को जोर जोर से डांट रही थी। वो घबराहट से पसीने में भीगी हुई थी। उस समय वो ना मां लग रही थी और ना ही नौकरानी, बस एक डरी हुई औरत, जैसे उसका कोई राज अभी अभी खुल गया हो। मेरे बेटे ने इस बच्चे को देखकर कुछ नहीं कहा। वो खामोश रहा, जैसे कुछ समझ नहीं पाया हो और समझकर भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता हो। उसका चेहरा अजीब था, कुछ उलझा हुआ, हैरान और कुछ बेखबर,
मैं कमरे में वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। पानी का गिलास उठाया मगर होंठ सूख चुके थे। दिल कह रहा था कि बस ये सब गलत फहमी हो, लेकिन दिमाग लगातार पुरानी बातों को खंगालने लगा था कि कब कब ये बच्चा ऐसा बोला था और कितनी बार बोला था। नौकरानी के चेहरे पर डर कितनी बार आया था और मेरे बेटे ने इस बात को हंसी में टाल दिया। सारी कड़ियां अब एक दूसरे से जुड़ती हुई महसूस हो रही थीं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सब कुछ 1 साल से चल रहा था। दिन गुजर गए, दिमाग बेफिक्र नहीं हो सका। रात को सब सोने चले गए मगर मैं जागती रही हूँ। दिल की धड़कन अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल दिमाग जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे। बार बार वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब मोनू मेरे बेटे से लिपटा था। मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि शायद वो किसी और को याद कर रहा होगा, मगर नौकरानी के चेहरे पर जो दहशत थी वो झूठ नहीं बोल सकती थी। सुबह दिन निकला तो मैंने फैसला कर लिया कि अब सच जानना है। मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गई। दरवाज़ा धीरे से खोला और जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था वो मेरी सांस रोक गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। बेड के किनारे पर कोई बैठा था। कुछ समय लग गया ये समझने में ही कि वो नौकरानी थी और उसके हाथों में कुछ कागजात थे। वो चुपचाप झुकी आंखों के साथ मेरे बेटे के सामने बैठी हुई थी। मेरा बेटा, जो हमेशा बेफिक्र की नींद में सोता था, इस लम्हे जाग रहा था और सीरियस था, खामोश बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरी सोच में खोए हुए हों, जिसमें शब्दों की जगह खामोशी बोल रही हो। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मैंने कदम धीरे से पीछे रखे मगर मेरे कदमों की आहट दोनों ने सुन ली थी। वो दोनों चौंक गए। नौकरानी फौरन उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो चुका था और वो आंखें जो कई सालों से मेरे हुक्म की आदी हो चुकी थी, मेरे सामने झुकने से इनकार कर रही थी। मैं कुछ कहे बिना अंदर दाखिल हुई और बेटे से नज़र मिलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे बेटे रोहन ने नज़र चुरा ली। वो कुछ कहना चाहता था मगर उसकी जुबान साठ नहीं दे रही थी। नौकरानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि मैडम जी, आपको सब सच बताना होगा। अब समय आ गया है। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ उसी औरत की आवाज में होता है जो बरसों से अंदर ही अंदर किसी राज को दफन करके बैठी होती है। मेरा मन कर रहा था कि मैं चीख पड़ूं, लेकिन मैं सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी। जो भी सच था वो मेरे सामने होना चाहिए। बेड पर मेरा बेटा सिर झुकाकर बैठा हुआ था और सामने नौकरानी हाथ में एक पुराना एनवलप लिए खड़ी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने झुककर पूछा, अरे ये सब क्या है? नौकरानी घबराकर खड़ी हुई। मैडम जी, मैं आपको सब बताती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठने लगा था और मैं सोच रही थी कि क्या सच में वो बच्चा मेरे बेटे का है? क्या ये सब सच है? मेरा दिमाग खामोश हो गया। मैं वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। मैं सच जानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सच मेरे सामने खड़ा हुआ था। नौकरानी ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैडम जी, वो बच्चा अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी सजा भी है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो शब्दों से बाहर निकल रहा था। उसने एनवलप में से एक कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे हाथ में थाम लिया। उस पर एक अस्पताल की मोहर थी। ये एक DNA रिपोर्ट थी। इसको पढ़ने के लिए दिल की हिम्मत चाहिए थी, आंखों की रोशनी नहीं। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि DNA रिपोर्ट मैच कर रही थी। मेरे दिल में सन्नाटा छा गया। बेटे का झुका हुआ सर और नौकरानी की आंखों से निकलते हुए आंसू मेरे दिल को तोड़ रहे थे। सब एक साथ टकरा गए। मैंने कहा कि ये सब क्या चल रहा है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौकरानी ने रोते हुए बताया कि 4 साल पहले जब आप लोग गांव गए हुए थे, तब यहाँ घर में सिर्फ रोहन साहब थे। रोहन साहब ने आपकी गैर मौजूदगी में मुझे बहकाकर मेरे साथ गलती की, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मगर डर के मारे मैं कुछ न बोली, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी और इज्जत जाने का डर था। बच्चे ने जन्म लिया तो उसने भी मुंह बंद रखा, मगर बच्चा पिता को पहचान गया। मैं मजबूर थी मैडम जी। वो गिड़गिड़ा रही थी, जमीन में बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी और रोते हुए अपनी कहानी बता रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। दिल में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यकीन करूं
या नहीं करूं? अभी तो डीएनए रिपोर्ट कुछ और ही बता चुकी थी, मगर अब कहानी किसी और तरफ जा रही थी। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। क्या सच में मेरे बेटे ने उसके साथ गलत किया था? ये सोचकर मेरा दिमाग बंद होने लगा। मेरा 18 साल का बेटा 4 साल पहले 14 साल का था। ये कहानी कहीं से भी सीधी नहीं लग रही थी। मैंने खुद पर कंट्रोल करके कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों करेगा? वो तुम्हें कैसे बहका सकता है? वो तो उस समय बच्चा था। नौकरानी चौंक गई, फिर उसने नजरें चुरा लीं। मैंने एक लम्हे को महसूस किया कि सच कुछ और है। बेटे की तरफ देखा तो वो खामोश था, न शर्मिंदा था न इनकार कर रहा था, बस नजर झुकाकर बैठा हुआ था। मैंने चीख कर कहा कि रोहन, क्या ये सब सच है? तुमने सविता आंटी के साथ कुछ गलत किया था? उसने धीरे से सर हिलाया। उसकी बात सुनकर तुझ जैसे मेरी पूरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मैंने उसे कभी भी लापरवाह नहीं पाया था। फिर उससे ये गलती कैसे हो गई? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन जुबान बंद हो चुकी थी। नौकरानी खामोश खड़ी हुई थी, जैसे सजा सुनने आई हो। मैंने दोनों से कहा कि अब यहां से जाओ, कमरा खाली करो। वो दोनों जा चुके थे, मगर मेरा दिल तोड़ गया था। मैं दीवार के साथ टेके लगाकर बैठ गई। सिर में दर्द हो रहा था, पूरा शरीर बोझल हो चुका था। मेरे दिमाग में कुछ भी साफ तौर पर सोचने की हिम्मत नहीं थी। कमरा खाली था, मगर वो नज़ारा जैसे दीवारों पर साबित हो चुका था। बेटे की खामोशी, नौकरानी की झुकी हुई नज़र और मेरे शब्द, अब यहाँ से जाओ, जैसे मुझे ये सब कुछ अंदर से छलनी कर गया हो। कुछ समय के बाद जब मेरे अंदर हिम्मत जमा हुई तो मैंने खुद को बाथरूम में पाया। मैं बहुत रो रही थी। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद को बहुत कमज़ोर पाया था। मैं जो हमेशा सब कुछ काबू में रखती थी, आज पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अगर मेरा बेटा सच में इस सब में शामिल है तो मुझे उसे संभालना होगा। अगर वो बेकसूर है तो मुझे सच का सामना करना होगा। शाम को घर में एक अजीब सी हैवानियत छाई हुई थी। बेटा अपने कमरे में था और नौकरानी के कमरे की लाइट भी बंद थी। मैंने रोहन से बात करने का फैसला कर लिया था। कम से कम इस समय नहीं, जब मेरे अंदर का तूफान थमा नहीं था। मगर समय गुजरता मैं ये सोचने पर मजबूर हो रही थी कि क्या मैंने सच्चाई सुनी है या वो सिर्फ मुझसे आंखें चुराने की कोशिश कर रहा था, और जो कुछ नौकरानी ने कहा वो सब सच था या सिर्फ एक बनाई हुई कहानी। रात को जब सोने के लिए चले गए थे तो मैं खामोशी से नौकरानी के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी हुई थी और धीरे धीरे से कुछ गुनगुना रही थी। उसका बेटा सो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। औरत जो दिन भर डरी हुई रहती थी, अब सुकून से बेटे को सुला रही थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। मैं दरवाजे से पलट आई। ये नज़ारा मेरे लिए बहुत था। मेरे कदम अब किचन की तरफ चले गए थे। अपने लिए चाय बनाकर कमरे में ले आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अब ये फैसला करना था कि आगे क्या होगा। मैं अपने पति से ये सब कुछ कैसे कहूँगी, उनको कैसे बताऊंगी कि उनके बेटे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मैं अपने बेटे से दोबारा बात कर सकूंगी या सब कुछ इसी तरह से खामोशी से देखती रहूंगी? मगर दिल ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सच का बोझ अब मैं अकेले नहीं उठा सकती थी। मुझे किसी और की सच्चाई भी जाननी थी, और शायद इसके बाद ही कोई रास्ता निकल सकता था। नौकरानी ने सामान बांध लिया था, अपने बेटे को उठाया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने एक नज़र उसके बेटे की तरफ डाली। वो अभी भी मेरे बेटे को तलाश कर रहा था। बार बार मुड़कर पापा कह रहा था। मैंने कुछ सोचे समझे बिना कहा कि रुको, कहाँ जा रही हो? वो रुक गई। मैंने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है? वो रोने लगी और कहने लगी कि मैडम जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरे बेटे को उसके पिता का नाम मिल जाए तो, वरना सारी जिंदगी में बेइज्जती का शिकार रहूंगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे लिए फैसला करना बहुत बड़ा था। मैंने दोबारा आंखें खोलीं। सामने नौकरानी की झुकी हुई नजरें थीं। बच्चा उसके कंधे पर सर रखे हुए था, मगर उसकी नज़र अभी भी दरवाजे की तरफ थी, जहां से शायद उसे अपने पिता के आने की उम्मीद थी। मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और नौकरानी के करीब जाकर कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम वही रहेगा जो है, उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। जब तक उसकी माँ जैसी औरत उसके साथ है,
वो खामोश हो गई। मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी, तुम्हारी नौकरी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब सच हमारे बीच रहकर ही पलेगा, छुपकर नहीं। नौकरानी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम जी, मैंने जो कुछ सहा वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मैं खामोश रही ताकि किसी का घर न टूटे, लेकिन मेरे अपने वजूद के टुकड़े हो चुके थे। उसने कहा कि आपने जो फैसला किया है उसने मेरे अंदर की माँ को जिंदा कर दिया। मेरा बेटा अब कमरे के दरवाजे से बाहर आ चुका था। शायद वो हमारी बातें सुन चुका था। मोनू ने जैसे ही उसे देखा दोनों हाथ फैला दिया और फिर से कहा कि पापा। रोहन खामोश खड़ा रहा। मैंने उसकी तरफ देखा और ये खामोश इशारा किया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और बच्चे को गोद में ले लिया। मोनू ने उसके गले में बाहें डाल दी और उस मासूम चेहरे पर एक नन्ही सी मुस्कुराहट फैल गई। ये वो समय था जिससे पता चल रहा था कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल से भी बनते हैं। रोहन भी खुद इस बच्चे में वो खालीपन भर देना चाहता था जो हमारे सच ने पैदा किया था। सविता ने सर झुकाया कि मेरा बेटा शायद सच पूरी तरह से न जान पाए, मगर आपने जो दिया है वो मेरे बेटे के लिए पूरी दुनिया है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और इस बार दरवाज़ा बाहर वालों के लिए नहीं, अंदर के तूफान के लिए बंद हुआ था। अब जो कुछ होना था वो इसी तरह से छत के नीचे होना था, खुले हुए शब्दों में सच्चाई के साथ। और मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, न रिश्तों में और न ही दिल में। मैंने अपने बेटे को इशारा किया और उसके सामने बैठकर पूछा, क्या तुम मोनू को अपना नाम देना चाहते हो? वो खामोश हो गया। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि जो किया है उसका नतीजा भी भुगतो। वो खामोश हो गया। फिर धीमी आवाज में कहने लगा कि अगर आप मुझे परमिशन दे दे तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। नौकरानी रोने लगी। मेरे लिए सब कुछ देखना बर्दाश्त से बाहर था। मैं सोच रही थी कि क्या यही मेरा बेटा था जो मासूम था लेकिन अब एक बच्चे का पिता बन चुका था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि हाँ, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। उसकी आंखों में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी बुजदिली की नहीं थी, एक जिम्मेदारी की थी, जैसे वो समय से पहले ही बड़ा हो गया हो। नौकरानी ने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि मैडम जी, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा था। मैं सिर्फ अपना बच्चा पालना चाहती थी इज्जत के साथ, मगर अब आपने मुझे जो दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा कि ये फैसला जज्बात से नहीं, अक्ल से किया गया है, और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बेटे का भी फैसला है। हम सब इस बच्चे के लिए बेहतर करना चाहते हैं। बेटे ने धीरे से कहा कि मम्मी, मैं नहीं जानता मैं पिता कहलाने के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बच्चा मुझे देखकर खुश होता है। अगर मैं उसकी खुशी की वजह बन सकता हूँ तो मैं उसकी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरे बेटे की आवाज़ में एक अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे एक पल में सालों की जिंदगी उसने जी ली हो। हमने फैसला किया था कि अगले हफ्ते मोनू का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। रोहन ने कहा कि वो हर हफ्ते एक दिन मोनू के साथ गुजारा करेगा, उसे पढ़ाएगा, उसके साथ खेलेगा, और सविता के लिए भी एक नौकरानी का बंदोबस्त किया गया था ताकि वो आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जी सके। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, जैसे एक बिखरा हुआ सपना अब पूरा होने की शक्ल ले रहा हो। उस रात पहली बार कई दिनों के बाद मैंने सुख की सांस ली थी। शायद ये पूरी जिंदगी का सुकून नहीं था, मगर एक बेफिक्री जरूर थी कि मैंने वही किया जो एक माँ, एक औरत और एक इंसान को करना चाहिए था। सुबह उठकर मैंने अपने बेटे रोहन को देखा तो वो बेफिक्री से सो रहा था। उसके चेहरे पर वो नरमी थी जो सच कबूल करने के बाद आती है, और मैं जानती थी कि हमारा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो असली रास्ता शुरू हो रहा है। सच्चाई, माफ़ी और जिम्मेदारी का रास्ता। घर में सबको ये बात बताना आसान नहीं था। मेरे पति जब घर वापस आए तो मैंने उनको इस बारे में बता दिया। वो ये सब सुनकर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी भी आ गई। सब कुछ एक साथ उनके चेहरे पर था। उन्होंने बेटे को डांट लगाई और कहने लगे कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उन्होंने बेटे के गाल पर थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन वक्त गुजर चुका था। अब मामला सिर्फ सजा का नहीं था, बल्कि समझौते का था। हमने फैसला किया कि रोहन मोनू को अपना नाम देगा, मगर सविता अब यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमारे उसूल थे
उनसे समझौता करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया था, मगर मैंने उनकी छुपी हुई बेबसी को महसूस किया था। वो अंदर से टूटे हुए थे। रोहन, जिसे हमने बड़ी मोहब्बत से पाला था, आज हमारे उसूलों के खिलाफ जा चुका था। मैंने अपने पति को प्यार से समझाया था कि हम उसे मारकर क्या करेंगे। उसे गुस्सा करके भी कोई हल नहीं निकल सकता। जो होना था हो चुका है। ये देखना है कि अब उसकी आगे की जिंदगी किस तरह संवारनी है। वो खामोश हो गए। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। रोहन सर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर से टूट फूट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति ने धीरे से कहा कि यह फैसला मुश्किल है, लेकिन अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम मोनू को नाम दे सकते हैं। लेकिन ये नौकरानी हमारे घर में अब काम नहीं करेगी। वो औरत सिर्फ एक माँ रहेंगी, हमारी नौकरानी नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जज्बात अपनी जगह लेकिन उसूल भी अपनी जगह होते हैं। हमें अपना घर संभालना था। सच्चाई के साथ घर में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। हमने सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपने दिल का बोझ बहुत हल्का कर लिया था। मोहल्ले वालों को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि हम जानते थे कि लोग कहानियों बनाते हैं, हकीकत नहीं समझते। हम किसी को कुछ साबित करना नहीं चाहते थे, सिर्फ अपने दिल के सुकून को बचाना था। अब हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता था, जहां हम सब ने खुद को नए रास्ते से जोड़ लिया था। सच के साथ हम सब ने अपने अपने दायरे खींच लिए थे। सविता अब हमारी नौकरानी नहीं रही थी, लेकिन अब हमारे रिश्ते की हैसियत ऐसी हो चुकी थी जिसे नाम देना हमारे लिए आसान नहीं था। वो हमारे घर में इज्जत से रह रही थी और हम कोशिश कर रहे थे कि उसके बेटे की परवरिश में कोई कमी ना आए। रोहन में भी काफी बदलाव आ चुके थे। वो पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा बाकी था। हर दिन वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में बीजी नजर आता था। उसके अंदर का सुकून अब उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। मोनू का स्कूल में एडमिशन हो गया था। उसने पहले दिन यूनिफॉर्म पहना तो सविता की आंखें भर आई थीं। रोहन खुद उसे स्कूल छोड़कर आया था। उस दिन रोहन ने सोनू के साथ एक तस्वीर भी ली थी, जिसमें मोनू ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसके हाथ में लंच बॉक्स और गले में वाटर बॉटल और कंधों पर बैग था। उसके साथ मेरा बेटा खड़ा हुआ था, जो उसके दिल से पिता बन चुका था। ये नज़ारा तकलीफ देने वाला था और किसी भी हद तक तसल्ली नहीं थी। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, वक्त और एहसास से जन्म लेते हैं। शाम को जब वो स्कूल से वापस आया तो बहुत खुश था। उसने सविता को स्कूल की हर एक बात बताई, जैसे वो पहले दिन का हीरो हो। मैंने पहली बार सविता के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट देखी थी। उसने जिंदगी की इतनी मार खाई थी कि वो हंसना भूल गई थी, लेकिन अब जैसे उसकी आंखों में रोशनी लौटने लगी हो। मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे कुछ कहूं, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। शायद खामोशी ही काफी थी। रोहन से अब मेरी बात बहुत कम होती थी। अब हम माँ बेटे के रिश्ते को नई तरह से जानने लगे थे। मैंने उससे कहा कि तुमने जो किया है वो आसान नहीं था। तुमने अपने हिस्से का बोझ उठाया, अब तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी होगी। उसने सर हिलाया और कहा कि जी मम्मी, मैंने जो सीखा वो किसी किताब में नहीं मिलता। अब बस यही चाहता हूं कि मोनू कभी ये ना सोचे कि वो अकेला है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था, मगर हर कदम पर एक याद, एक सवाल, एक परछाई साथ चलती थी। क्या हमने जो किया है सही था? क्या फिर ये सब कुछ खत्म हो चुका था, या ये सब किसी नई मुसीबत की शुरुआत है? शायद कुछ सवालों का जवाब सिर्फ समय देता है, और हम सब वक्त गुजार रहे थे। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें सच्चाई का जहर तो था, लेकिन अब टेस्ट जैसे धीरे धीरे बर्दाश्त होने लगा था। जिंदगी जैसे नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन मेरे दिल में वो सवाल अभी भी जिंदा था कि क्या मेरा बेटा अभी भी सच में मोनू का पिता है? सविता जा चुकी थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी दरवाजे के पास आकर खेलता और देखता कि कहीं पिता की आवाज़ तो नहीं आ रही। मैं उसकी इस हरकत पर चौंक जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा घर से बाहर गया हुआ था और कुछ देर के बाद वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना गिफ्ट बॉक्स था। उसमें पापा लिखा हुआ था, लेकिन ये खत मेरे बेटे ने नहीं लिखा था। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक गया था। मैंने वो गिफ्ट बॉक्स रोहन के हाथ से लिया। उसके चेहरे पर मेरी नज़र जम गई। वो उलझा हुआ था, जैसे खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब कहाँ से आया।
मैंने बॉक्स खोला तो उसमें एक टॉफ़ी का बॉक्स था जो अभी भी बंद था, और एक छोटा सा चांदी का लॉकेट और एक लेटर पड़ा। लेटर में लिखा हुआ था कि ये मेरे पापा के लिए है। मेरी उंगलियां कांप गईं। ये हैंडराइटिंग बच्चे की थी, मगर लेटर के अंदर जो लिखा हुआ था वो किसी बच्चे की सोच से बहुत ऊपर था। लेटर में लिखा हुआ था कि पापा मम्मी कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। वो रोने लग जाती है और कहती है कि आपका कोई कसूर नहीं है, सब किस्मत का कसूर है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि आप बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करता हूँ। मम्मी ने ये गिफ्ट रखा था कि जब आपको कभी सच पता चले तो आप इसको संभाल कर रख लें। मैंने लेटर एक तरफ रखा और लॉकेट उठाया। उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, एम। मेरे दिमाग में एक नाम घूमने लगा। मनीष जब भी नौकरानी हमारे यहाँ पहली बार काम करने के लिए आई थी, उसने बताया था कि उसका भाई मनीष पहले कभी इस इलाके में काम करता था और फिर अचानक से लापता हो गया। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ जैसे ही साफ होने लगा था। रोहन मेरे करीब आकर कहने लगा कि मम्मी, ये बॉक्स मुझे बाहर दरवाजे के पास पड़ा हुआ मिला था। मोनू भी वहीं पर खेल रहा था। शायद उसने ही ये वहां पर रख दिया हो या फिर छोड़ दिया हो, उसे वहां रखकर भूल गया हो। मैंने रोहन से धीरे से कहा कि रोहन, क्या तुमने सोचा कि वो तुम्हें अपना पापा क्यों कहता है? रोहन ने अपनी नज़र नीचे कर ली और ये कहने लगा कि मम्मी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उसका पापा नहीं हूँ, मगर वो जब भी मुझे पापा कहता है मैं इनकार नहीं कर पाता। मुझे लगता है जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, जैसे मुझ पर हक रखता है। रोहन की बात सुनकर मैंने यह फैसला कर लिया था, किस्सा जब छुपा नहीं रह सकता, मुझे खुद अब सविता से बात करनी होगी खुलकर, ताकि जान सकूं कि ये पिता की आवाज़ और ये लॉकेट आखिर किस तरफ इशारा करते हैं। और सबसे बढ़कर मुझे ये समझना था कि अगर मेरा बेटा इस बच्चे का पिता नहीं है तो वो कौन है जिसे बच्चा अपना कहता है। ये सवाल अब सिर्फ मेरे दिल का बोझ नहीं, बल्कि मेरे परिवार की बुनियाद बन चुका था। मैंने वो टॉफ़ी का डब्बा खोला। उसके अंदर एक एक फ़ोटो रखी हुई थी, मेरे पति और सविता की फ़ोटो। ये किसी फंक्शन की फ़ोटो थी जिसमें एक पुरानी तारीख लिखी हुई थी, 10 साल पुरानी, और तस्वीर के पीछे एक बच्चे के जन्म की डिटेल्स भी लिखी हुई थी। लेकिन ये तारीख मेरे बेटे के जन्म के बाद की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी कि क्या ये बच्चा मेरे पति का है? क्या पापा का मतलब कुछ और था? सारे सवाल मेरे दिमाग में तूफान के साथ आ गए थे। मैं रोहन को नहीं, अब अपने पति को देख रही थी। फोटो पर मेरी उंगली रुक गई। वो पुरानी फोटो थी। उन दोनों की चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ नौकरानी और मालिक के बीच नहीं हो सकती थी। उन दोनों के चेहरे की खुशी बहुत कुछ बता रही थी। फोटो के नीचे एक जगह छोटे शब्दों में फोटो की डेट थी, 5 जून 2015। उसके पीछे बच्चे के जन्म की डिटेल भी थी, जिस पर माँ के नाम में नौकरानी सविता का नाम लिखा था और पिता के नाम पर सिर्फ सिग्नेचर थे। मैं इन सिग्नेचर्स को अच्छी तरह से पहचानती थी। ये मेरे पति के सिग्नेचर थे। मेरे पति के सिग्नेचर के साथ भी एक डेट लिखी हुई थी। ये वो डेट थी जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे याद आया कि इस तारीख में मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वो ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अब मुझे समझ आया था कि वह समय दरअसल कुछ और था, एक ऐसा लम्हा जो बरसों से छुपा हुआ था और अब सब सामने आकर हर चीज़ बदलने वाला था। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनको वो फोटो दिखाई। वो कुछ देर तक तो खामोश रहे, फिर कहने लगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है जिसे मैं भूल चुका था। मैंने कहा, मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ, बात पुरानी हो या नहीं हो, आज आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, ये उस समय की बात है जब सविता हमारे घर में काम करने के लिए आई थी। उस दिन तुम अपने मायके गई हुई थी। वो घर में अकेली थी और मुझसे उसके साथ एक गलती हो गई और फिर मैं पीछे हटाया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उनकी बात सुनकर जैसे मुझ पर बिजली सी दौड़ गई थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, और वो बच्चा, वो किसका है? उन्होंने सिर झुका लिया, फिर कहने लगे कि वो मेरा ही है, मगर मैंने कभी उसे केन अटैक नहीं रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों की वफादारी का भरोसा टूट गया हो। मगर अब सवाल ये था कि इस बच्चे का क्या होगा। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरा दिल किसी ने जैसे तोड़ दिया हो।
मेरे पति की जुबान से सच्चाई सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। जिन वादों को मैंने जिंदगी भर पनाह समझा था वो सब कच्चे धागों की तरह टूट गए थे। मैंने हमेशा एक ऐसे मर्द पर भरोसा किया जो बीते हुए समय में ऐसी गंदगी छोड़ आया था जिसकी बद वो हमारे घर की दीवारों तक पहुंच गई थी। लेकिन ये नफरत का नहीं, अब हकीकत का समय था। मैं चाहती तो सब कुछ खत्म कर दी थी, लेकिन शायद इससे सच खत्म नहीं होता। मैंने खुद को संभालना और धीरे से कहा कि ये समय इल्जाम देने का नहीं है बल्कि फैसले का है। मैंने कहा कि तुमने अपनी गलती की कीमत नहीं चुकाई, लेकिन अब वो बच्चा शायद तुम्हारा खून है जो एक ऐसी सजा काट रहा है जिसमें उसका कोई जुर्म नहीं। तुम चाहो या न चाहो, अब उसका हक तुम पर है। मेरे शब्दों में कमजोरी नहीं थी। मैं टूट जरूर गई थी, लेकिन बिखरी नहीं थी। मेरे पति ने आंखें बंद कर लीं, लंबी सांस ली और कहा कि अगर वो बच्चा मेरा है तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या कभी मुझे माफ कर सकोगी? मैं कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर कहने लगी कि माफी देने के लिए खुद को संभालना पड़ता है। अभी मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे नफरत करना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन ये फैसला जिंदगी की बुनियाद पर करना होगा, न कि गुस्से पर। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। कमरे में मौजूद खामोशी पुराने समय के शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। बिस्तर पर लेटे हुए मैंने छत को घूरते हुए सोचा कि अब सब कुछ बदल चुका है। सुबह जब मेरी आंख खुलेगी तो सिर्फ एक दिन नहीं होगा, बल्कि एक नए कैरेक्टर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी होगी। मेरे पति की सच्चाई अब हमारी जिंदगी में एक ऐसी लकीर खींच चुकी थी जिसकी एक तरफ हमारा पुराना रिश्ता था और दूसरी तरफ एक लापता फ्यूचर। मुझे अब वह बच्चा याद आ रहा था जो बार बार पापा कहता था, जिसका दोषी मैं अपने बेटे को ठहरा रही थी। उस बच्चे की आवाज़, उसकी आंखों की चमक, उसका भागकर रोहन को लेकर जाना। शायद वह बच्चा धीरे धीरे सच को पहचान चुका था। उसे पता था कि उसका पिता कौन है, लेकिन उसे समझने की जरूरत नहीं थी। बच्चों की फितरत होती है सच्चाई की तरफ लपकने की। अब वक्त था कि हम भी उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि सच कुछ भी हो, कुछ सच ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएं तो परिवार बर्बाद हो जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। मेरे पति की गलती, नौकरानी की मजबूरी, बच्चे की मासूमियत, आखिरकार मैं किसको कसूरवार ठहराऊं? क्या मैं इस बच्चे को इसका हक दे पाऊंगी? मैं उसे देखती रही सविता, जो अभी भी रो रही थी, जो बरसों से हमारे घर में साफ सफाई का काम करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, हमारे घर के कपड़े धोती थी, हमारे सारे काम करती थी, और आज वो इतना बड़ा सच लेकर मेरे सामने खड़ी हुई थी जैसे बरसों से जलता हुआ कोयला हो जिस पर वो नंगे पैर चलती रही हो। उसने धीरे से कहा कि मुझे पता था एक दिन ये सच बाहर आ जाएगा, मगर मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख पहुंचे। आपने हमेशा मुझे इज्जत दी, कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। मैं अपने अंदर की लड़ाई खुद झेलती रही। बस चाहती थी कि बच्चा सवाल ना करे, उसे बस एक पिता का नाम, एक पिता की पहचान मिल जाए। सविता की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, सच से भरे हुए थे। मैंने उसके हाथ थाम लिए। मेरा दिल जख्मी जरूर था, मगर पत्थर नहीं था। मैं जानती थी कि वो सच जो इतने सालों के बाद सामने आया है, उस पर गुस्सा करना किसी को सुकून नहीं देगा। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा वो बच्चा तुम्हारा भी है और मेरा भी है। अब्बू से हम दोनों मिलकर संवारेंगे। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद भी मैं उसका हाथ थामे बैठी हूँ। मैंने उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा। मैं अपने घर के दरवाजे बंद कर सकती थी, मगर दिल के दरवाजे नहीं। उसी समय बाहर से बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। वो खेल रहा था और उसकी हंसी में वो सच्ची खुशी थी जो सिर्फ मासूमियत से पैदा होती है। मैंने सविता से कहा कि अब वो किसी का पाप नहीं है, वो हमारा फ्यूचर है। जो तुमने छुपाया वो अपनी जगह ठीक है, मगर जो बचा है वो हम दोनों की जिम्मेदारी है। उसने अपनी भीगी हुई आंखों से सर हिलाया और कहा कि मैडम जी, आप माँ से भी बढ़कर हैं। मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मुझे अब भी सच्चाई के साथ जीना था और अपने पति की भी गलतियों का सामना करना था। अब समय आ गया था कि बच्चों को कानूनी और सामाजिक और जज्बाती तौर पर हक दिया जाए,
जो बरसों से उससे छीना गया था। वो सिर्फ पापा की पुकार नहीं, एक पहचान मांग रहा था जो अब मैं उसे खुद दूंगी, माँ बनकर, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। रोहन से मैंने बैठकर बात की और कहा कि तुम जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहने लगा कि जी, मैं जानता हूँ, मैंने सच जान लिया था। मोनू बार बार पापा कहता था, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं चाहता था कि वो बच्चा किसी दिन अपने असली पिता को पहचान ले और आप भी सच जानने को तैयार हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो जो मुझे गुनहगार लगता था, दरअसल सबसे ज्यादा समझदार तू वही निकला था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा बेटा अब लड़का नहीं रहा था, वो एक मर्द बन चुका था। वो खामोशी से मेरे सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा साफ बोल रही थी। वो शर्मिंदा नहीं था, बल्कि जैसे अपने अंदर की एक जंग जीत चुका हो। मेरे लिए भुलाना अजीब था। मैंने उसे हमेशा एक बच्चा समझा जो मेरे कहने पर चले, मेरी नज़रों से दुनिया को देखे। मगर अब उसने अपनी नज़रें, अपना रास्ता और अपनी सच्चाई तलाश कर ली थी, और वो सच मुझे पहले जान चुका था। मैंने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? वो मुस्कुराकर कहने लगा कि जब मैंने एक दिन आपकी अलमारी में वो फाइल देखी थी जिसमें डीएनए रिपोर्ट रखी हुई थी, मैंने जान लिया था कि मैं जिस बच्चे को पिता की तरह सीने से लगाता रहा हूँ वो मेरा नहीं। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मुझे पिता कहने के लिए नहीं, बस किसी अपने के लिए पुकार रहा है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बेटे को गलत समझा था, जबकि वो तो अपनी उम्र से आगे की जंग लड़ता रहा। मैं उस पर इल्जाम लगाती रही, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो सिर्फ खामोशी से इस बच्चे का साया बना रहा। वो कहने लगा कि मम्मी, मैं जानता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप टूट जाओगी, इसलिए मैंने चुप रहकर सच्चाई को वक्त के लिए छोड़ दिया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बच्चा किसी पर बोझ नहीं है, वो सिर्फ पनाह मांग रहा था, और अगर मेरे सीने से लगने से उसे सुकून मिलता है तो मैं वो उससे कभी नहीं छीनना चाहता। आज मुझे यकीन हो गया था कि बेटा होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, सोच, समझदारी और किरदार का नाम है। जो वो कल तक मेरा सहारा था, आज किसी और का भी बन चुका था। इस समय मुझे अपने ऊपर माँ होने पर गर्व महसूस हो रहा। अब एक माँ के आंसू पोंछने वाला मर्द बन चुका था। मेरे पति खामोशी से खिड़की के पास खड़े थे। बाहर धूप फैल रही थी, मगर उनके चेहरे पर पुराने समय की स्याही छपी हुई थी। कई दिन गुजर चुके थे इस सच को सामने आए, मगर हम दोनों के बीच अभी तक बहुत कुछ खामोश रह गया था। अचानक वो मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि ये सब अब मुझसे छुपा नहीं रह सकता। मैंने गलती की है, और उसकी कीमत सिर्फ तुमने और उस बच्चे ने नहीं चुकाई, बल्कि पूरे परिवार ने चुकाई है। अब समय आ गया कि मैं अपने हिस्से का बोझ खुद उठा लूं। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, जहां मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। शायद यही मेरी खामोशी की इजाजत थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उसी दिन अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उनकी बातों में एक पछतावा था, जैसे बरसों से दबा हुआ राज्य अब सिर्फ हमारा नहीं रहेगा बल्कि सबका हो जाएगा। मगर मुझे पता था कि ये सब करना जरूरी नहीं था, क्योंकि जो बात हमने जानी थी वो उनके रिश्तेदारों के लिए भी जरूरी थी। जब सब लोग जमा हो गए तो मेरे पति ने बहुत सुकून से बात शुरू की। पहले तो उन्होंने वो सच बताया जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। फिर धीरे धीरे उस सच्चाई को एक्सेप्ट किया जो हर मर्द के लिए सबसे मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि मैंने एक समय में एक बहुत बड़ी गलती की अपने घर की नौकरानी के साथ। नाजायज संबंध बनाए, उस संबंध का नतीजा एक बच्चा निकला, और मैं बरसों तक उससे आंखें चुराता रहा। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, और अब मैं और खामोश नहीं रह सकता। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर गुस्सा था, तो कुछ पर मायूसी छाई हुई थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि किसी ने उनकी बात को झुठलाया नहीं। शायद समय का यही फायदा होता है कि वो जख्मों को थोड़ा मरहम दे देता है। मेरे पति ने सबके सामने कहा कि मैं अपने बच्चे मोनू को अपना बेटा एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मेरे नाम का हक दिया जाए और मेरे परिवार की पहचान दी जाए। बहुत से लोग खामोश थे, यहाँ से उठकर चले गए। कुछ ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम उसे सुधार भी रहे हो। मेरे पति ने अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया था।
उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। नज़रों में सवाल बाकी रह गए थे, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि सच्चाई को किसी भी पहरे के पीछे नहीं छुपाएंगे। मेरे पति ने वो कदम उठाया था जिसने उनके अंदर छुपी हुई इंसानियत को जिंदा कर दिया था। वो अब सिर्फ मेरे पति नहीं थे, बल्कि एक बाप थे। 2 बच्चों के कभी खामोशी जो पहले बोझ बन जाती थी, अब हल्की लगने लगी थी। अब हर दिन नया था, एक नई शुरुआत जैसा। मेरे पति ने अपने वादे के मुताबिक किया था। मेरे पति ने फैसला किया था कि वो सविता को एक फ्लैट दिलवा देंगे जिसमें वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकेगी। सविता भी यही चाहती थी कि वो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, और मेरे पति भी यही चाहते थे कि एक बार तो वो मुझे धोखा दे चुके हैं, अब दोबारा धोखा नहीं देना चाहते। इसलिए वो सविता को हमारी जिंदगी से दूर कर देना चाहते थे। सविता का मकसद सिर्फ इतना था कि उसके बच्चे की परवरिश अच्छे से हो जाए और उसके बेटे को पिता का नाम मिल जाए। मेरे पति ने इस बात की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाई थी। उसे अपना नाम दिया था और अपने नाम से ही उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। जब सविता पहली बार अपने फ्लैट में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ थी। सविता एक सब्र करने वाली औरत थी। वो जो चाहती थी उसे मिल गया था। मेरे पति ने कहा था कि वो जब तक जिंदा हैं वो सारी जिंदगी उसका और उसके बेटे का ख्याल रखेंगे। भले ही मेरे पति ने अब सविता के साथ कोई संबंध नहीं बनाए थे, न सविता को अपना माना था। वो सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर उसकी मदद करना चाहते थे। अपनी गलतियों की उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और सविता ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था। सविता को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि वो अपने बेटे के बिना इस फ्लैट में रहे। उसे हमारे घर में आने से भी नहीं रोका गया था। उसका जब मन करता वो हमारे घर आ जाती थी, अपने बेटे से मिलती थी। अब उसे अपने फ्लैट में रहते हुए हर तरह की आसानी मिल रही थी। उसका ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दिया गया था। उसके घर में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध थी। सविता अपनी जिंदगी से काफ़ी खुश थी। उसकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। वो अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी, जिनको अब वो अपनी उसी फ्लैट में लेकर आ गई थी, और अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। उसके माता पिता की जिंदगी में भी आसानी आ गई थी। मेरे पति उसके और उसके माता पिता का पूरा खर्चा उठा रहे थे। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक सविता की बहुत तबीयत खराब हो गई। हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि सविता को कैंसर हो गया है और उसकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मेरे पति ने हर तरह से सविता को बचाने की कोशिश की, उसका इलाज करवाया, लेकिन अंतिम समय में कोई हल नहीं निकल सका। 6 महीने बाद अचानक सविता की मौत ने हम सबको हैरान कर दिया था। सविता की मौत से हम सब लोग बहुत दुखी थे। उसके मरने के बाद उसके माता पिता बचे थे, लेकिन मेरे पति ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से भी इनकार नहीं किया। हालांकि सविता के माता पिता भी जिंदा हैं, उसका बेटा भी हमारे पास है, जिसे मैं माँ बनकर और मेरे पति पिता बनकर पाल रहे हैं। वो जो कभी मेरे बेटे को पापा कहता था, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको भैया कहकर बुलवाने लगा था, और उसने मेरे पति को पापा कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। हमारी जिंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी। अब हम आज में जी रहे थे, शर्मिंदगी के साथ नहीं। सविता की मौत ने हमें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिलने लगा था कि मैंने किसी औरत का घर नहीं छीना था, उसे वापस दे दिया था। मगर वो बेचारी अपनी खुशियों को ज़्यादा दिन तक नहीं देख सकी। वो अच्छी जगह है और मैं बुरी जगह हूँ। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला हमेशा उसे खुश रखे, उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहे। मेरे पति ने जो बीते हुए समय में उसके साथ गलती की थी, उसके लिए वो आज भी शर्मिंदा होते हैं। हालांकि जब सब लोगों के सामने सच्चाई आई तो लोगों ने मेरे पति को बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया था। तो कुछ लोग कहते थे कि मेरे पति ने बहुत हिम्मत और समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपने झूठ को छुपाया नहीं। उन्होंने एक औरत को रूसवा नहीं किया, बल्कि उसको और उसके बेटे को इज्जत दी और अपने परिवार को भी दायरे में रखा, और अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी रूसवा नहीं किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त से आज़ाद हो जाते हैं। मेरा बेटा जो पहले हमदर्दी में मोनू के करीब गया था, अब दिल से उससे जुड़ चुका था, और हर रोज़ वो उसे बाहर ले जाता था, कभी पार्क में तो कभी लाइब्रेरी में, कभी आइसक्रीम खिलाने। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बन गई थी, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। एक दिन
मैंने मोनू और रोहन को सोफे पर बैठे हुए देखा। मोनू मेरे बेटे की गोद में बैठा हुआ था, कहानियों की किताब सुन रहा था और रोहन उसे हर कहानी एक्सप्लेन करके बता रहा था। मेरा बेटा भी अकेला था, उसके लिए भी उसकी जिंदगी में एक भाई शामिल हो गया था। साथ ही वो दोनों अब एक दूसरे के लिए वो बन चुके थे जो किस्मत से नहीं, एहसास से मिलता है। मेरे बेटे की पहचान में एक नरमी आ चुकी थी। वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन गया था। उसकी बातों में वजन था, फैसलों पर ध्यान था और बिहेवियर में मेहरबानी थी जो पहले कभी नहीं आई थी। मुझे याद है कि मैंने एक दिन उससे कहा था, तुम उस मोनू को अपना मानते हो ना? वो खामोश हो गया था। उसने धीरे से कहा था कि वो मुझे अपना समझता है। मम्मी, जब वो मुझे पापा कहता है तो मैं खुद को बेहतर इंसान महसूस करता हूँ। हम सब लोग आज भी सविता को याद करते हैं, उसके बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं। और अब तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, मुझे ही मम्मी कहता है, मेरे पति को पापा कहता है और जिसे वह कभी पापा कहा करता था, अब उसे भैया कहकर बुलाता है। वह बच्चा जो किसी की पुरानी निशानी था, अब हमारे आने वाले कल की उम्मीद बन चुका था। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वह जख्मों पर हल्के हाथ रखता है और धीरे धीरे उनके दर्द को याद में बदल देता है। वो जख्म जो पहले खंजर जैसे लगते थे, अब धुंधली पुरानी कहानी बन चुके थे। मेरे पति ने अपना घर बचाने के लिए काफी कुछ किया था और सविता को भी उसका हक दिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।